गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं झारखंड विभूति के नेक्स्ट पार्ट को लेकर के आई हूँ और पहला टॉपिक है कार्तिक उरांव। कार्तिक उरांव का हमारे झारखंड में काफ़ी योगदान रहा, लेकिन यह पहले इंग्लैंड में काम करते हैं। आगे जानते हैं इनके बारे में। कार्तिक उरांव जन्म लीटा टोली करोंदी गुमला में, ओके। और इनकी माता का नाम बिरसी उरांव, पिता का नाम जबरा उरांव, इनकी पत्नी सुमति उरांव। ये पेशे से इंजीनियर थे और इंजीनियर की पढ़ाई इन्होंने लंदन में की और फिर वहीं इंग्लैंड में इन्होंने अपना जॉब भी किया। और इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान वहाँ इंग्लैंड में ऑटोमेटिक न्यूक्लियर पावर स्टेशन रहा, जिसको इन्होंने 1959 में इन्होंने इसका स्ट्रक्चर बनाया था। और ये कहाँ है? ट्रिंकले। और यही जो है दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमेटिक न्यूक्लियर पावर स्टेशन ये हो गया। जब ये बात जवाहरलाल नेहरू को पता चला कि कार्तिक उरांव हमारे झारखंड के हैं, तो इन्होंने इससे बातें की कि भारत लौटाओ, भारत को तुम्हारी ज़रूरत है, बड़े बड़े देश को तो बहुत सारे इंजीनियर मिल जाएंगे, तुम्हें यहाँ भारत में आना चाहिए। तो इनका कार्तिक उरांव को यह सुझाव अच्छा लगा और वो 1961 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में वो भारत आ गए। जब वो भारत आए 1959 में उनसे बात हुई और 61 ईस्वी में वो वापस भारत आ गए। भारत आने के बाद उसे HEC हटिया में, HEC हटिया जो आपका हैवी इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन का है, वहां पर हटिया में ही इन्हें सुपरिटेंडेंट कंस्ट्रक्शन डिजाइनर के रूप में काम करने के लिए मिल गया। यानी एक वहां भी एक इंजीनियर की तरह ये काम किए। कहाँ पर? सबसे पहले HEC में, और वहीं पर कुछ ही दिनों में ही वो चीफ ड्यूटी, मतलब उसके एक और अच्छे पोस्ट पर उनको प्रगति भी मिल गई। फिर उसके बाद जब वो HEC में काम कर रहे थे तो वहां पर उसने देखा कि आदिवासी की स्थिति अच्छी नहीं है और 1961 के बाद 1962 में ही वो राजनीति में उतर गए। 1962 ईस्वी में वो राजनीति में उतर गए और ये क्वेश्चन आता है कि वो राजनीति में जब उतरे थे तो वो किस पार्टी से जुड़े? तो वो था कांग्रेस। और कहाँ से उन्होंने ये पार्टी लड़ा? तो वो था लोहरदगा। राजनीति में 1962 ईस्वी में उतरे और कांग्रेस और लोहरदगा से, लेकिन 1962 में उन्हें हार मिल गई। यहाँ पे एक पॉइंट हो जाता है कि उन्हें पहला बार जब वो राजनीति में उतरे थे या चुनाव के लिए लड़े थे MP के लिए, तो उनको हार मिल गई। तो उसके बाद उन्होंने 3 बार लड़ा, 1967, 1971 और 1980 ईस्वी में। 1967 में वो लोकसभा के सदस्य चुने गए और 1971 में संचार राज्य मंत्री बने। 1980 केंद्रीय पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री। हालांकि ये मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो क्या बने, लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कितना बार चुनाव जीता, कितने बार? तो वो 3 बार जीते। वो 3 बार खड़े हुए थे 67, 71 और 80 में। उसके बाद देखिए ये है 67 और 68 में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की इन्होंने स्थापना की और उसके बाद इन्होंने आदिवासी के सुधार में कई कार्य भी किए। और उसके बाद उसी समय 1968 ईस्वी में क्या हो गया था कि काफ़ी मतलब स्थिति खराब होती जा रही थी आदिवासियों का। इसके कारण जो है उन्होंने 1968 में भूदान आंदोलन 1968 में भूदान आंदोलन चलाया। उसके अनुसार उन्होंने इंदिरा गांधी को यह लिख करके भेजा कि यहाँ की जो आदिवासी है उसकी स्थिति काफ़ी खराब होते जा रही है। ये लोग जो है अपने ज़मीन को कोड़ी के भाव में बेच रहे हैं। फिर उसके बाद वहाँ से आया कि नहीं, जो इसकी ज़मीन लिए हैं वो कुछ रुपए जो भी है उसमें रिटर्न कर दे। यहाँ पे भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहा 1968 में ही। फिर उसके बाद इनका मुख्य योगदान और भी था कि उन्होंने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की और ये उसके संस्थापक भी रहे।
1968 में भूदान आंदोलन के बारे में तो मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट इसके उपनाम के बारे में जानिए। इनका उपनाम था आदिवासी का मसीहा। क्योंकि इन्होंने आदिवासी के लिए काफी कार्य किए, उसके सुधार के बारे में, उसके जमीन सुधार के बारे में, उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारा, इसलिए इसे आदिवासी का मसीहा कहा जाता है। और इसका जो मतलब जो आदिवासी और जो ये गठन भी किया था उनका भी नाम था अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। तो इसलिए इसका उपनाम में ये आदिवासी का मसीहा काफी महत्वपूर्ण है। और इसे छोटा नागपुर का काला हीरा भी कहा जाता है। काला हीरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आदिवासी के सुधार के लिए एक हीरे की तरह इसने काम किया, इसीलिए इसे काला हीरा भी कहा जाता है। तो ये छोटा नागपुर का काला हीरा कहलाया। इनकी मृत्यु जो है 8 दिसंबर 1981 में हो गई। देखिए यहाँ पे देखिए 1980 ईस्वी में उन्हें केंद्रीय पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन का मंत्री, कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत रखा गया। और 80 के बाद 81 में एक लोकसभा हो रहा था और वही लोकसभा में वो फिसल गए और कोई मनोहर लाल करके हॉस्पिटल वहाँ भर्ती किया गया और वहाँ पे वो उनका हार्ट अटैक हो गया। तो इस में मुख्य रूप से क्वेश्चन यह बनता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो वो लीटा टोली, याद रखना बेहद जरूरी है, लीटा टोली गुमला में हुआ। और ये पेशे से क्या थे, हालांकि ये होता है कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास की परिषद का इसने स्थापना किया, लेकिन ये पेशे से एक इंजीनियर थे। और इन्होंने कहाँ काम किया, ये प्रमुख रूप से क्वेश्चन बार बार बनता है कि इन्होंने कहाँ काम किया। तो इन्होंने HEC में काम किया। और किसके कहने पर वो भारत लौट आए, तो वो थे हमारे JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के कहने पर वो भारत लौट आए और यहाँ पर HEC में काम किया। फिर उन्होंने देखा कि आदिवासी की स्थिति खराब है, तो उन्होंने आदिवासी के लिए कई कार्य किए। तो मुख्य क्वेश्चन हो जाएगा 1968 में अखिल भारतीय आदिवासी विकास की स्थापना कब लौटे। ये भी कहीं कहीं भी मैंने क्वेश्चन बहुत बार देख रहा है कि वो भारत कब लौटे, तो 1961 ईस्वी में। और उनको उपनाम से आदिवासी का मसीहा और छोटा नागपुर का काला हीरा, ये जो है यहाँ पे प्रमुख क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम के लिए ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है जमशेदजी नौसरवान टाटा। इनका भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे भारत में, हमारे झारखंड में। और ये ठीक है, इन्हें उद्योगपति का पिता कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये उद्योग को चलाने के साथ साथ लोगों का हेल्प भी करते थे। जो वर्कर होते थे, यदि वो अच्छा काम करता था तो उसे पुरस्कार भी देते थे। ये उनमें एक अच्छी बात थी। इनका जन्म है 3 मार्च 1839 नवसारी गुजरात में। और ये पारसी धर्म से बिलोंग करते थे। इनके पिता का नाम था नौसेरवान जी टाटा। इनकी माता का नाम जीवनबाई टाटा, पत्नी का नाम हीराबाई दाबू। इनके 2 बेटे थे, दोराबजी टाटा और रतन जी टाटा। और रतन जी टाटा का भी अभी काफी नाम है। और दोराबजी टाटा ने काफी योगदान दिया था साक्षी को, ये जमशेदपुर टाटा स्टील का स्थापना करने में। 1868 ईस्वी में इन्होंने इम्प्रेस कॉटन मिल स्टार्ट किया। और ये जो जिस जगह पे इन्होंने ये मिल चालू किया था वो एक बंद जगह, बंद फैक्ट्री था कोई चीज का, उसी को उसने लेके फिर चालू किया। उसके बाद फिर उसको प्रोग्रेस करने के लिए उन्होंने 1874 में नागपुर में एक कपड़ा बुनाई का मिल चालू किया। इससे काफी लोगों को नौकरी मिली और इनके कपड़े को, इनके क्वालिटी को सिर्फ भारत में ही नहीं, चीन, ईरान और कई देशों में काफी इसको प्रोत्साहन मिला। 1874 में नागपुर कपड़ा बुनाई का मिल और टाटा स्वदेशी मिल की भी स्थापना की, जिसमें सूत कताई का काम होता था। बंगलोर में इसका भी ये अलग योगदान है। बंगलोर में उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान की भी इसने स्थापना की। और मुंबई जो ताज होटल है ये भी इन्हीं के देन है। ताज होटल के भी पीछे एक कहानी है कि जब ये एक बार क्या हुआ था कि ये वेस्टर्न होटल कोई था, तो ये अब जब जाने लगे थे अंदर तो वहाँ इसको कहा गया था कि यहाँ पे भारतीय और कुत्तों का जाना मना है। तो ये चीज इनको काफी लग गया था और इन्होंने फिर ताज होटल की स्थापना की, जो कि अभी मुंबई में है। प्रमुख उपलब्धि यदि माना जाए
तो इनका सबसे ज़्यादा मेन प्रमुख उपलब्धि में साक्षी का टाटा आयरन्स एंड स्टील कंपनी है जो कि टिस्को में है। इन्होंने 1907 ईस्वी में यहाँ पर इसकी स्थापना की। इसका स्थापना के लेके काफ़ी निष्कर्ष निकाला गया। अच्छा क्वालिटी का कोयला, अच्छा क्वालिटी का लोहा, पानी, हर चीज़ को देखते हुए इनका स्थापना साक्षी में किया गया। इनका नाम उद्योगपति का पिता या फादर ऑफ इंडस्ट्री के नाम से इनको जाना जाता है। इनके लिए प्रमुख क्वेश्चन हो जाएगा कि इनकी सबसे प्रमुख उपलब्धि थी साक्षी टाटा आयरन स्टील यानी टिस्को स्टील कंपनी टिस्को, और ताज होटल भी इनका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में उभरेगा। और ये बंगलोर के भारतीय विज्ञान संस्थान की भी स्थापना की थी और सबसे पहला इम्प्रेस कॉटन मिल की भी स्थापना इन्होंने ही की थी। इसके ये प्रमुख क्वेश्चन इसके बनते हैं। नेक्स्ट है पीताम्बर सोरेन। पीताम्बर सोरेन एक संथाली फिल्म अभिनेता और स्टोरी राइटर है। इन्होंने संथाली जाति में संथाली भाषा में फिल्म का अभिनेता भी किया और फिल्म की स्टोरी भी इन्होंने लिखी। आईफा अवार्ड इसका फिल्म फेस्टिवल से इसे सम्मानित किया गया है। 2014 ईस्वी में आमी दुलाड इसकी जो ये प्रमुख फिल्म थी, लिखित फिल्म थी, इसको संथाली फिल्म का इसको अवार्ड भी मिला। इनकी मृत्यु 1 अगस्त 2015 ईस्वी में हो गई। इनके लिए खास बस इतना ही जानना है और प्रमुख इसका ये हो जाएगा 2014 ईस्वी में आमी दुलाड जो है मतलब किस भाषा में लिखी गई है, तो संथाली भाषा में लिखी गई है ये फिल्म, और इसी फिल्म में इसको अवार्ड से भी नवाजा गया, बेस्ट फिल्म ऑफ अवार्ड। ओके, इस तरह से मैंने झारखंड की विभूति के क्वेश्चन ये टॉपिक को लाई हूँ। नेक्स्ट फिर आपका टॉपिक्स के साथ में आऊँगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।